नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 10 की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति के अंतर्गत लोक नाट्य की। दोस्तों, निवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड के आधार पर हम लोक नाट्य का वर्गीकरण करते हुए अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि निवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से लोक नाट्य शामिल हैं। तो आप ध्यान में रखें, गम्मत, स्वांग, ठोठिया, रासमंडल और खमरास। क्या क्या ध्यान रखना है? गम्मत, स्वांग, ठोठिया, रासमंडल और खमरास कहाँ के लोक नाट्य हैं? निवाड़ क्षेत्र के लोक नाट्य हैं। गम्मत, स्वांग, ठोठिया, रासमंडल और खमरास। मैं आपको इधर ही क्लियर कर दूं, आपको रासमंडल में और रासलीला में कंफ्यूज नहीं होना है। रासलीला आपके लिए बुंदेलखंड में दिखाई देगी और रामदंगल आपको मालवा में दिखाई देगा। ठीक, तो इस बात को आपको साथ में ही ध्यान रख लेना है। और दोस्तों, आसपास के क्षेत्र के जो लोक नाट्य होते हैं, ऐसा नहीं कि वो एक ही अंचल में होते हैं, कुछ ऐसे भी मिलेंगे आपको जो निवाड़ मालवा दोनों में होंगे, कुछ बुंदेलखंड बघेलखंड दोनों में होंगे, तो वह निर्भर करता है। ठीक, फिर बात करते हैं मालवा के लोक नाट्य की। तो आपको ध्यान रखना है, माच, ढोला मारू, गवरी नाट्य, रामदंगल और नकल। कौन कौन से ध्यान रखना है? माच, ढोला मारू, गवरी नाट्य, रामदंगल एवं नकल कहाँ के लोक नाट्य हैं? मालवा क्षेत्र के लोक नाट्य हैं। अब बुंदेलखंड की बात करें दोस्तों, तो फिर स्वांग, लकड़बग्गा, रासलीला, रहस एवं भड़ौती। कौन कौन से? स्वांग, लकड़बग्गा, रासलीला, रहस एवं भड़ौती कहाँ के लोक नाट्य हैं? बुंदेलखंड के लोक नाट्य हैं। फिर बात करते हैं बघेलखंड की। तो आपको ध्यान रखना है, नौटंकी, जिंदवा, छाहोर, मनसुखा और हिंगला। कौन कौन से? नौटंकी, जिंदवा, छाहोर, मनसुखा और हिंगला कहाँ के लोक नाट्य हैं? बघेलखंड के लोक नाट्य हैं। रास भड़ौती हमने कहाँ के देखे? बुंदेलखंड के देखे। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। दोस्तों, आपको प्राथमिकता के साथ आंचलिक आधार पर लोक नाट्य को जरूर याद रख लेना है कि आखिर कौन सा लोक नाट्य किस अंचल से बिलोंग करता है। जैसे कि छहोर बघेलखंड का हो गया, रहस भड़ौती, स्वांग, लकड़बग्गा, रासलीला बुंदेलखंड के हो गए, माच, ढोला मारू, गवरी नाट्य, राम दंगल, नकल मालवा के हो गए। इसी प्रकार से निवाड़ में गम्मत, स्वांग, ठोठिया, रासमंडल, खमरास हो गए। ठीक, अब विस्तार से इनकी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन आपको आंचलिक आधार पर इतना जरूर याद रखना है कौन सा किस अंचल का है। निवाड़ का है कि मालवा का है कि बुंदेलखंड का है या फिर बघेलखंड का है। उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब बात करते हैं हम निवाड़ क्षेत्र के लोक नाट्यों की थोड़े से विस्तार से। सबसे पहले गम्मत को हम देखेंगे। निवाड़ अंचल का है, हम जानते हैं। अवसर है नवरात्रि, होली, गणगौर का पर्व। विषय वस्तु क्या होती है दोस्तों गम्मत की? हास्य और व्यंग समसामयिक घटनाओं पर आधारित होता है गम्मत। और दोस्तों, कलाकारों के नाम आप जरूर याद रख लें, सुनील पांडे और ओमकार साहू गम्मत कलाकार हैं। कौन? सुनील पांडे और ओमकार साहू। फिर दोस्तों, गम्मत लोक नृत्य का सूत्रधार कुडगरिया कहलाता है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, फिर बारी आती है स्वांग की। दोस्तों, निवाड़ अंचल का है, किसी भी शुभ अवसर पर इसको परफॉर्म किया जाता है। और दोस्तों, गम्मत के समान ही होता है स्वांग। कहां पर? निवाड़ में। दोस्तों, स्वांग में होता क्या है? अभिनय की अवधि कम होती है, जबकि मंचन की अवधि अधिक होती है। इसमें स्वांग में मंचन ज्यादा होता है। स्वांग दोस्तों दो प्रकार का होता है, पाती स्वांग और पनवाड़ी स्वांग। पाती स्वांग कब? गणगौर के समय महिलाओं द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और जो पनवाड़ी स्वांग है दोस्तों, विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों गम्मत और स्वांग के बाद ठोठिया की। दोस्तों, इसका क्षेत्र है निवाड़ अंचल। और दोस्तों, विवाह के समय या बारात के आगमन के बाद यह नृत्य किया जाता है। कौन सा? ठोठिया। इसमें कलाकार और दर्शक दोनों महिलाएं होती हैं। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब बात करते हैं दोस्तों रास मंडल की, जिसमें आपको रास लीला से कंफ्यूजन हो सकता है। दोस्तों, रास लीला बुंदेलखंड में है। ठीक, दोस्तों, जो रास मंडल है निवाड़ांचल का है, देख लिया हमने। जन्माष्टमी के समय होता है, भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप लीलाओं का मंचन किया जाता है रास मंडल में। अब दोस्तों, खमरास भी निवाड़ांचल का है, जन्माष्टमी के समय ही होता है और भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित होता है। दोस्तों, खमरास को रासलीला भी कहा जाता है और रासलीला बुंदेलखंड में डेडिकेटेडली एक लोक नाट्य ऑलरेडी है।
ठीक। फिर बात करते हैं हम मालवा क्षेत्र के लोक नाट्य की। सबसे पहले माच को देखेंगे दोस्तों। राजकीय नाट्य है मध्य प्रदेश का, कौन सा? माच। संपूर्ण मालवांचल में परफॉर्म होता है। सामान्यतः वर्षा ऋतु को छोड़कर वर्ष भर रात्रि के प्रथम पहर में माच को परफॉर्म किया जाता है। याद रखना है, जो माच लोक नाट्य है वर्षा ऋतु में परफॉर्म नहीं होता। विषय वस्तु की बात करें तो मालवी लोक जीवन इसकी विषय वस्तु होती है और सिद्धेश्वर सेन, ओम प्रकाश शर्मा इसके प्रमुख कलाकार हैं। और माच की उत्पत्ति दोस्तों उज्जैन से मानी जाती है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। फिर बारी आती है ढोला मारू की। दोस्तों ढोला मारू गीत राजस्थान के प्रमुख दोहा गीत और नाट्य हैं। ठीक, याद रखना है, राजस्थान के दोहा गीत और नाट्य है ढोला मारू। ठीक। मध्य प्रदेश में मालवा, निमाड़ तथा बुंदेलखंड में गाए जाते हैं। ठीक। और भवई जाति के लोग इस नाट्य में पारंगत होते हैं। किसमें? ढोला मारू नाट्य में भवई जाति के लोग पारंगत होते हैं। और ध्यान रखना है मालवा, निमाड़ तथा बुंदेलखंड में परफॉर्म किए जाते हैं। और दोस्तों इसमें राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। ढोला मारू की चर्चा हमने की। अब बात करते हैं गवरी नाट्य की। दोस्तों भील जनजाति का प्रचलित लोक नाट्य है और इसे मेरू नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य आधार शिव तथा भस्मासुर की कथा है। और दोस्तों यह रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होकर लगभग 40 दिन तक चलता है। कौन सा? गवरी नाट्य। ध्यान रखना है, भील जनजाति का प्राचीन लोक नाट्य है। इसको मेरू नाट्य के नाम से भी जानते हैं। और आधार क्या होता है? शिव तथा भस्मासुर की कथा। और रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होकर लगभग 40 दिनों तक चलता है। क्षेत्र तो मालवा हम सब जानते ही हैं। और फिर दोस्तों राम दंगल की बात करनी है और नकल की बात करनी है। दोनों ही मालवा अंचल के हैं। जो राम दंगल है इसमें आपको तुर्रा याद रखना है। कलंगी की तरह ही राम दंगल मालवा का लुप्त होता जा रहा लोक नाट्य है। ठीक है, लुप्त होते की कगार पर है राम दंगल मालवांचल का। यदि हम बात करें नकल की तो यह मालवांचल का है। इसके पात्र दोस्तों किसी भी लोकप्रिय व्यक्ति की नकल उतारकर नाट्य करते हैं। नाट्य के साथ ईश्वर वंदना भी की जाती है। राम दंगल हमने देख लिया। तुर्रा कलंगी जो है उसकी तरह ये भी विलुप्त होता जा रहा है। ठीक है। अब बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नाट्य की बात करें, सबसे पहले दोस्तों बात होगी स्वांग की। स्वांग हमने पहले भी देखा है, कहाँ देखा है कमेंट सेक्शन में बताएं। बुंदेलखंड का है, विभिन्न त्योहारों उत्सवों पर राय नृत्य के बीच में प्रदर्शित किया जाता है। विषय वस्तु क्या होती है? सामाजिक घटना पर आधारित होती है स्वांग की। लगड़ा बग्गा की बात करें तो क्षेत्र बघेलखंड, बुंदेलखंड। और अवसर विवाह के बाद खुले मंच पर इसका हम मंचन करते हैं। और वन पशु आधारित इसकी विषय वस्तु होती है। रासलीला की बात करें, मैंने आपसे कहा था कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों क्षेत्रों में कॉमन पाए जाते हैं, जैसे कि रासलीला आपको देखने मिल जाएगा। बघेलखंड, बुंदेलखंड दोनों क्षेत्रों में परफॉर्म किया जाता है। अवसर क्या होता है? कृष्ण जन्माष्टमी के आसपास का समय, भादों में। ठीक है। विषय वस्तु क्या होती है? कृष्ण की लीलाओं पर आधारित होता है रासलीला। अब दोस्तों रामलीला की बात करें तो बुंदेलखंड के साथ साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश में इसका आयोजन होता है दशहरा और नवरात्रि के समय। और रामचरितमानस की चौपाई और दोहा पर आधारित होती है रामलीला। रहस्य की बात करें बुंदेलखंड का, जन्माष्टमी के समय। दोस्तों हमने रासलीला को भी देखा जन्माष्टमी के समय। रहस्य भी आपको ध्यान रखना है जन्माष्टमी के समय बुंदेलखंड क्षेत्र में। और भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित लोक नाट्य है। भड़ौती भी दोस्तों बुंदेलखंड का है और बुंदेलखंड की शौर्य गाथाओं पर आधारित है। विशेष तथ्य की बात करें तो चंदेल शासकों के समय प्रबोध चंद्रोदय और कपूर चारित्र में इसका उल्लेख है। किसका? भड़ौती का। कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। नौटंकी की बात करें तो यह आपको बुंदेलखंड बघेलखंड दोनों में देखने को मिलेगा। और किसी भी शुभ अवसर पर विषय वस्तु क्या होती है? लोक दाम्पत्य जीवन पर हास्य व्यंग इसकी विषय वस्तु होती है नौटंकी की। अब बात करते हैं बघेलखंड क्षेत्र के लोक नाट्य की। जिंदवा आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले ध्यान रखना है दोस्तों, जिंदवा को बहलोल या गौरैया भी कहा जाता है। क्षेत्र है बघेलखंड। और बारात आगमन के बाद विषय वस्तु महिला प्रधान हास्य व्यंग। छौर की बात करें तो बघेलखंड का है। दिवाली के समय अहिर जाति द्वारा, याद रखना है अहिर जाति। ठीक। छौर के लिए सामूहिक गायन के साथ, सामूहिक दोहा गायन के साथ परफॉर्म होता है छौर। ठीक। फिर मनसुखा की बात करें तो दोस्तों बघेलखंड क्षेत्र का है। अवसर सभी शुभ अवसर पर या त्योहारों पर इसको आयोजित किया जाता है। विषय वस्तु क्या होती है? मनसुखा लोकनाट्य एक लोक व्यंग है दोस्तों, जिसे रास का बघेली रूपांतरण माना जाता है। इसमें 2 मंच और 2 पदों का प्रयोग होता है।
हेंगोला या हेंगाला की बात करते हैं। तो इसका क्षेत्र दोस्तों बघेलखंड। अवसर क्या है, सभी शुभ अवसर व त्योहारों पर इसका आयोजन होता है। विषय वस्तु की बात करें तो हास्य एवं कटाक्ष से युक्त दो दलों के बीच में गीतों के माध्यम से नोक झोंक इसकी विषय वस्तु होती है। और दोस्तों हिंगाला एक मंच रहित सीधा और सरल नाट्य का रूप है जो बघेलखंड क्षेत्र में खेला जाता है। उम्मीद है इतनी चीजें आपको एकदम क्लियर होंगी लोक नाट्य के बारे में। अब यहाँ पर एक टेबल के माध्यम से आपको बताया जा रहा है लोक गायन नृत्य से संबंधित प्रमुख कलाकारों के बारे में। तो इनके नाम आपको जरूर याद रखने हैं। राय नृत्य में आपको ध्यान रखना है राम सहाय पांडे और ज्ञानेश्वरी जी का नाम। राय में राम सहाय पांडे और ज्ञानेश्वरी। पंडवानी में ध्यान रखें तीजन बाई झाड़ू देवगन। कलंगी तुर्रा में याद रखें सुमेर सिंह और मनसाराम। निर्गुणिया गायन में प्रहलाद सिंह टिपानिया। आला गायन में बच्चा सिंह चंद्रभान सिंह। गम्मत में सुनील पांडे ओमकार साहू हमने चर्चा कर ली है। माच में ओम प्रकाश शर्मा सिद्धेश्वर सेन और कालू राम जी। चुन्नीलाल रैकवार दोस्तों बुंदेली लोकगीत में ध्यान रखें और हीरा सिंह बोरलिया मालवी लोकगीत में याद रखें। चुन्नीलाल बुंदेली लोकगीत लोक संगीत और हीरा से बोरालिया मालवी लोक संगीत में आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी बात की हमने, राम सहाय पांडे, ज्ञानेश्वरी, राई नृत्य, तीजन बाई और झाड़ू देवगन, पंडवानी नृत्य गायन, सुमेर सिंह और मनसाराम, कलगी तुर्रा, प्रहलाद सिंह टिपानिया, निर्गुणिया, बच्चा सिंह और चंद्रभान आला गायन, सुनील पांडे ओमकार साहू गम्मत, ओम प्रकाश शर्मा सिद्धेश्वर सेन और कालू राम जी माच, बुंदेली लोक संगीत चुन्नीलाल रैकवार, मालवी लोक संगीत हीरा सिंह बोरलिया। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब हमें बात करनी है मध्य प्रदेश के लोक गायन के बारे में। तो इसमें भी दोस्तों वही हम आंचलिक आधार पर चर्चा करेंगे। नवार क्षेत्र में आपको सिंगाजी, निर्गुणिया, मशान्या और कलगी तुर्रा याद रखना है। सिंगाजी, निर्गुणिया, मशान्या, कलगी तुर्रा कहाँ का है, नवार क्षेत्र का है। फिर भरतरी, हीड़ गायन, संजा और मोपे कहाँ का है, मालवा का है। बुंदेलखंड का बम्बुलिया, आला, बैरायता, फाग और देवारी। बघेलखंड में ध्यान रखना है बिरहा, घोटुल पाटा, पनवानी, बसदेवा और बांस गीत। ठीक, उम्मीद इतनी चीजें क्लियर होंगी। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लोक गायन में दोस्तों निमाड़ क्षेत्र में कौन कौन से याद रखने हैं, सिंगाजी, निर्गुणिया, मसान्या, कलगी तुर्रा। मालवा क्षेत्र में भरतरी, हीर गायन, संजा, मोपे। बुंदेलखंड में बम्बुलिया, आल्हा, बैरायता, फाग और देवारी। बघेलखंड में बिरहा, घोटुलपाटा, पनवानी, बसदेवा और बांस गीत। फिर दोस्तों हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं निवाड़ क्षेत्र के लोक गायन की। सबसे पहले आपको संत सिंगा जी के भजन ध्यान रखने हैं, निवाड़ अंचल के हैं। और गायन शैली दोस्तों उच्च स्वर में एकल एवं सामूहिक रूप से गाया जाता है। किसी भी शुभ अवसर पर आप गा सकते हैं। विषय वस्तु होती है गृहस्थ जीवन, कृषि, पशुपालन से संबंधित। अब निर्गुणिया की बात करें तो संपूर्ण निवाड़ अंचल में एकल सामूहिक शैली में गाया जाता है और किसी भी शुभ अवसर पर साधु एवं भिक्षुओं के द्वारा गाया जाता है। विषय वस्तु कबीर, मीरा आदि संतों के भक्ति पदों का गायन। फिर मसान्या गीत की बात करें तो दोस्तों यह भी निवाड़ांचल का तो है ही है। सामूहिक गायन शैली में मृत्यु के अवसर पर मसान्या, ध्यान रखना मसान्या गीत मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है आत्मा की अमरता के लिए। फिर दोस्तों कलगी तुर्रा की बात करें, निमाड़ और मालवा का कुछ क्षेत्र, इसमें ध्यान रखना है। गायन शैली की बात करें वाद विवाद लोक गायन शैली। अवसर की बात करें रात के समय गाए जाने वाला लोकगीत है। विषय वस्तु घटनाओं पर आधारित होती है। इसी प्रकार से मालवा पे दोस्तों हम आ जाते हैं। सबसे पहले भरथरी ध्यान रखना है, क्षेत्र है मालवा, अवसर है प्रातःकाल। विषय वस्तु क्या है, राजा भरथरी एवं रानी पिंगला का वियोग वर्णन। गायन शैली की बात करें सामूहिक और एकल गायन शैली आपको ध्यान रखनी है। हीण गायन भी मालवांचल का है। श्रावण माह के महीने में इसको परफॉर्म किया जाता है, गाया जाता है। विषय वस्तु क्या है, 11 माता की कथा तथा कृषि संस्कृति का सूक्ष्म वर्णन इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। गायन शैली की बात करें तो एकल व सामूहिक रूप से हीण गायन को परफॉर्म किया जाता है। संजा गीत की बात करें तो दोस्तों मालवा अंचल में पितृपक्ष में शाम के समय गाया जाता है। विषय वस्तु होती है गोबर एवं फूल पत्ती की दीवार पर संजा बनाकर इसको गाते हैं। महिला प्रधान सामूहिक गायन शैली है इसकी। फिर मोपे गायन की बात करें तो दोस्तों मालवा अंचल में बसंत पंचमी पर सरस्वती की आराधना और गायन शैली सामूहिक है मोपे गायन, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक गायन की हम बात कर लेते हैं। तो भोला, बम्बोलिया, लमेटा बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक गायन है, ध्यान रखना है।
भोला बम्बुलिया लमेटा, आप ध्यान रखें, भोला बम्बुलिया लमेटा। क्षेत्र क्या है? बुंदेलखंड है। अवसर क्या है? शिवरात्रि, बसंत पंचमी एवं मकर संक्रांति के समय। इसमें विषय वस्तु क्या होती है? शिव एवं शक्ति की भक्ति के संबंध में भजन गाए जाते हैं। गायन शैली क्या होती है? बिना वाद्य यंत्र के स्त्री पुरुष प्रश्न उत्तर शैली में भोला बम्बुलिया लमेटा गीत को गाते हैं। आला गायन की बात करें तो बुंदेलखंड में दोस्तों मुख्य रूप से और विश्व का सबसे लंबा गायन है आला गायन। अवसर क्या होता है? प्रायः वर्षा ऋतु में रात के समय इसको गाया जाता है। और विषय वस्तु क्या होती है? वीर रस प्रधान महोबा के आला एवं ऊदल की वीर गाथाएं। गायन शैली एकल एवं सामूहिक गायन शैली में उच्च स्वर में आला गायन को गाते हैं। बैराता गायन की बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र में दोस्तों धार्मिक त्योहारों के अवसर पर रात के समय में गाए जाने वाला गायन है। और विषय वस्तु दोस्तों महाभारत की कथाएं होती हैं इसमें, और संवाद कथा गायन शैली इसकी गायन शैली है। ठीक है, संवाद कथा। फाग गायन की बात करें तो क्षेत्र बुंदेलखंड, मुख्यतः होली के अवसर पर इसको गाते हैं। और फाग 3 प्रकार की होती है दोस्तों, ठाकुर फाग, ईसरी फाग और राई फाग। अब दोस्तों बात करते हैं हरदौल की मनौती। तो दोस्तों मुख्य रूप से हरदौल की मनौती बुंदेलखंड का है, लेकिन आंशिक रूप से बघेलखंड में भी इसको परफॉर्म किया जाता है। और जो इसकी विषय वस्तु होती है वीरता प्रधान गायन परंपरा। अवसर विवाह के अवसर पर हरदौल की मनौती को गाया जाता है। दोस्तों याद रखना है एक चीज, जगदेव का परवा क्या है? बुंदेलखंड की भजन शैली है जिसमें गाए जाने वाले गीत को लद कहा जाता है। लद ध्यान रखना है क्या है? जगदेव का जो परवा भजन शैली है बुंदेलखंड की, उसमें गाए जाने वाले गीत को हम कहते हैं लद। अब बघेलखंड के लोक गायन की बात करें तो सबसे पहले बिरहा याद रख लें बघेलखंड में। ठीक है, अवसर क्या है? सुनसान जगह पर किसी ऊंचे टीले पर बैठकर दिवाली के समय गाया जाता है बिरहा गायन। विषय वस्तु है श्रृंगार बिरह गीत। गायन शैली है सवाल जवाब की। फिर बसदेवा गायन या हरबोल की बात करें तो क्षेत्र है बघेलखंड। हरबोल जाति द्वारा अपने यजमान के समक्ष दिन में गाया जाता है बसदेवा या हरबोल गीत। याद रखना है हरबोल गीत या बसदेवा, इनको एक ही परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखें। बिरहा भी हमने देख लिया बघेलखंड का है। अब बसदेवा या हरबोल गीत बुंदेलखंड में हरबोल जाति द्वारा अपने यजमान के समक्ष दिन में गाया जाता है। विषय वस्तु क्या होती है? श्रवण कुमार की कथा, रामायण कथा, कर्ण कथा आदि। गायन शैली दोस्तों सामूहिक गायन शैली होती है बसदेवा या हरबोले गीत में। पड़वानी की बात करें तो दोस्तों क्षेत्र शहडोल, अनूपपुर, बालाघाट। दोस्तों किस अवसर पर गाते हैं? अधिकतर शाम के समय इसको गाया जाता है। विषय वस्तु क्या होती है? पांडवों की कथा का वर्णन होता है। गायन शैली कैसी होती है? उच्च स्वर सहित कथा गायन शैली होती है। और पंडवानी के प्रसिद्ध गायक तो हमने देख ही लिए, तीजन भाई, झाड़ू देवगन याद रखना है। शहडोल, अनूपपुर और बालाघाट क्षेत्र भी आपको ध्यान रख लेना है। अब घोटुल पाटा की बात करें दोस्तों तो मुड़िया आदिवासी क्षेत्रों में मृत्यु के अवसर पर आत्म शांति के लिए घोटुल पाटा गीत गाया जाता है। किस क्षेत्र में? मुड़िया आदिवासी क्षेत्र में। और गायन शैली कैसी है? बुजुर्गों द्वारा सामूहिक कथा गायन शैली इसमें होती है। देवारी गायन की बात करें तो बुंदेलखंड, बघेलखंड और सतपुड़ा 3 जगह देखने को मिलेगा। और गायन शैली में दोहा गायन कृष्ण भक्ति पर जो आधारित होते हैं उनको गाया जाता है। और देवारी गायन में दोस्तों अहीर यादव ग्वाल जाति द्वारा आपको प्राय गायन देखने को मिल जाएगा। फिर विदेशिया की बात करें बघेलखंड का है दोस्तों। गीत में नायक और नायिका के बिछड़ने और मिलने का वर्णन होता है। इस गायन में गडरिया कोटवार जाति के लोग विशेष दक्षता रखते हैं। विदेशीय गायन की हमने बात की। घोटुल पाटा में आपको मुड़िया जनजाति ध्यान रखनी है। अब जनजातीय गीत एवं नाट्य की हम बात करें, वही कौन सी जनजाति कौन से गीत या नाट्य को परफॉर्म करती है उसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। तो सबसे पहले घोटुल पाटा अब भी देखा हमने, मुड़िया और गौड़ जनजाति ध्यान रखना है। रैलो और गीत और गबरी नाट्य में आपको भील जनजाति याद रखना है। रैलो गीत और गबरी नाट्य में भील जनजाति। पंडवानी में आपको प्रधान और गौण याद रखना है। दादरी में बैगा, खम्ब स्वांग में कोरकू और बिरहा गायन में गौण जनजाति याद रखनी है। घोटुल पाटा में हमने कौन सी जनजाति देखी? मुड़िया और गौड़ देखी। रैलो गीत और गबरी नाट्य में भील, पंडवानी में प्रधान और गौड़, दादरी में बैगा, खम स्वांग में कोरकू और बिरहा गायन में गौड़ जनजाति आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, गौड़ जनजाति हमें 3 जगह देखने को मिल गई। एक तो बिरहा गायन में, दूसरा घोटुल पाटा में मुड़िया के साथ, तीसरा पंडवानी में प्रधान के साथ। ठीक, अब यहां पर दोस्तों आपके लिए हीरा सिंह बोरलिया का नाम देखने को मिलेगा, जिन्हें मालवी लोक संगीत के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी द्वारा अमृत पुरस्कार दिया गया। तो मालवी लोक संगीत के क्षेत्र में मिला है हीरा सिंह बोरलिया को। अब आपको बताना है कि बुंदेली संगीत की लोक संगीत के क्षेत्र में किसे मिला है।
अब दोस्तों हमें चर्चा करनी है मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति में वाद्य यंत्रों की। तो मादर की सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों। लकड़ी के खोखले भाग में दोनों तरफ चमड़ा चढ़ाकर बनाया जाता है मादर, यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश की कर्मा नृत्य और अन्य जनजाति नृत्य और गायन में इसका उपयोग किया जाता है। दफड़ा चांग की बात करें तो दोस्तों यह लकड़ी के गोलाकार व्यास के चमड़े से बनाया जाता है। इसे वादक द्वारा कंधे पर लटकाकर बजाया जाता है, डायग्राम में आप देख सकते हैं। बीन की बात करें, इसका उपयोग सपेरों द्वारा सांप पकड़ने के लिए और गांव गांव जाकर तमाशा दिखाने के लिए किया जाता है। ढोलक की बात करें तो इस वाद्य यंत्र का उपयोग धार्मिक कार्यों जैसे मंदिरों में भजन कीर्तन के समय किया जाता है। बघेलखंड में नाई नृत्य में ढोलक का ही प्रयोग करते हैं। मृदंग की बात करें तो दोस्तों मृदंग गायन और नृत्य में इस्तेमाल किया जाने वाला दो मुखी ड्रम है। आप डायग्राम में देखें, चित्र में देखें दोस्तों। विशेषता बुंदेलखंड में राई नृत्य में मृदंग का ही प्रयोग किया जाता है। बांसुरी की बात करें दोस्तों तो बांसुरी हम सभी जानते हैं खोखले बांस का बना हुआ वाद्य यंत्र है जिसे मुंह से फूंक कर बजाया जाता है और मध्य प्रदेश के लगभग सभी गीतों में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र बांसुरी है। एक तारा की बात करें तो इसका प्रयोग भरतरी गायन में किया जाता है। टिमटिम या टिमकी की बात करें, यह लकड़ी के खोखले भाग के ऊपर चमड़े का परत बांधकर बनाया जाता है और यह वाद्य यंत्र दोस्तों होली और दिवाली के अवसर पर आपको देखने को मिल जाएगा। खंजरी दोस्तों, इसका वादक थाप और हाथ को हिलाकर, इसका वादन थाप और हाथ को मिलाकर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो खंजरी होती है टिन के गोलाकार पत्ते के एक और चमड़ा या पतली झिल्ली मड़कर बनाया जाता है। इसके घेरे में 3-4 जोड़ी झांझ लगी होती है ताकि उनकी आवाज भी आ सके। अब बात करते हैं नगाड़ा की। दोस्तों होली के अवसर पर फाग गायन में प्रयुक्त होता है। इससे लकड़ी के डंडे द्वारा बजाते हैं। झांझ की बात करें तो दोस्तों यह एक बड़े रूप का मजीरा होता है जिसे मादर के साथ बजाया जाता है। अलगोजा की बात करें तो दोस्तों बांस की बनी एक विशेष संरचना होती है जो बांसुरी नुमा होती है तथा इसके 2 मुख होते हैं। इसे एक साथ हवा फूंक कर बजाया जाता है। मोहरी की बात करें तो प्रादेशिक अंचल में सहनाई के प्रचलित रूप को हम कह देते हैं मोहरी। इसे फूंक कर बजाया जाता है और इसका प्रयोग मुख्यतः विवाह के अवसर पर किया जाता है। खड़ताल की बात करें तो पंडवानी में इस्तेमाल होने वाला वाद्य यंत्र है और अंगुलियों में फंसाकर इसको बजाते हैं। चिंकारा दोस्तों, चिंकारा चर्म पत्र लकड़ी और इस्पात से बना एक तंतु युक्त वाद्य यंत्र होता है और यह मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाए जाने वाला एक स्थानीय वाद्य यंत्र है। ताशा की बात करें तो मिट्टी की पकी हुई कटोरी नुमा आकृति पर चमड़ा मरकर तैयार किया जाता है ताशा। फाग गीतों पर नगाड़ों के साथ बजाया जाता है। गुदुम की बात करें तो इसमें 12 सिंगा का सींग लगा होता है, इसलिए इसे सींग बाजा भी कहते हैं और इसे लोहे के कड़ाई नुमा आकार में चमड़ा मरकर तैयार किया जाता है। बाना दोस्तों गौड़ जनजाति में बाना वाद्य यंत्र साज वृक्ष बड़ादेव से घनिष्ठ संबंध दर्शाता है। अब दोस्तों यहां पर आपके लिए मध्य प्रदेश की जनजातीय वाद्य यंत्र देखने को मिल जाएंगे, जिसमें यहां पर आपके लिए अवनदवाद, धनवाद जिसे तालवाद भी कहते हैं, स्वरवाद, तंतुवाद जिसे तारवाद भी कहते हैं। ताल और तार यहां पर अंतर ध्यान रखना है। तो दोस्तों जो अवनदवाद है इस श्रेणी में आपके लिए जिनकी हमने चर्चा की उसी में से आपको देखने मिलेंगे मादर, टिमकी, सींग बाजा और नगाड़े आते हैं। जो अवनदवाद होते हैं उसमें मादर, टिमकी, सींग बाजा और नगाड़े आते हैं। धनवाद में जिसे हम तालवाद भी कहते हैं, ऐसे वाद्य यंत्र जो ताल मिलाने के लिए बनाए जाते हैं जैसे मंजीरा, खड़ताल, खिसकी, चुटकी, झांझ आदि। स्वरवाद या सुशिरवाद इसमें ऐसे आएंगे जिसमें सुरताल निकाले जाते होंगे जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है, जैसे बांसुरी, शहनाई, अलगोजा, सिंगी। इसमें दोस्तों हारमोनियम वगैरह होते हैं तो वो भी इसी में हम शामिल कर सकते हैं। और दोस्तों पवई और भुगड़ू कोरकू जनजाति के बांसुरी जैसे सुशिर वाद्य हैं। क्या कहा जा रहा है कि जो पवई और भुगड़ू हैं वह कोरकू जनजाति के बांसुरी नुमा सुशिर वाद्य यंत्र हैं, अर्थात सुर वाले वाद्य यंत्र हैं। कौन कौन से? पवई और भुगड़ू किस जनजाति के हैं? कोरकू जनजाति के बांसुरी नुमा वाद्य यंत्र। तंतु वाद्य की बात करें तो ऐसे वाद्य यंत्र जो लकड़ी, बांस, धातु के तार के संयोजन से बने होते हैं, जैसे कि बाना और नॉर्मल बोलचाल में बोले तो गिटार भी आपको तंतुनुमा वाद्य यंत्र के एग्जाम्पल के रूप में देखने को मिल जाएगी। पर दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख संगीतकारों और उनके संबंध की बात करें तो दोस्तों केशव नारायण आपटे, केशव नारायण आपटे का संबंध है ध्रुपद गायन से।
किससे है केशव नारायण आप्टे का संबंध? ध्रुपद गायन से। कव्वाल मोहम्मद खान और हद्दू और नत्थू खां का संबंध, कव्वाल मोहम्मद हद्दू नत्थू का संबंध किससे है? हद्दू खां और नत्थू खां का संबंध किससे है? ख्याल गायन से है। फिर नाना साहेब पानसे दोस्तों मृदंग वादक और पखावज वादक हैं, इनको ध्यान रखना है। नाना साहेब पानसे मृदंग वादक और पखावज से इनका संबंध है। मुराद खान की बात करें तो वीणा वादक है मुराद खान। बहराम खान इंदौर की बात करें तो ध्रुपद और धमार गायन, याद रखना है, बहराम खान इंदौर ध्रुपद धमार गायन। सखाराम पंत की बात करें तो मृदंग वादक है सखाराम पंत। ठीक, बहराम खान ने ध्रुपद और धमार गायन देखा, सखाराम पंत मृदंग वादन देखा। माधव राव चौधले हारमोनियम वादक है, माधव राव चौधले हारमोनियम वादक है, सखाराम पंत मृदंग वादक है। और केशव राव आपटे हमने क्या देखा? केशव नारायण आपटे ध्रुपद गायन से संबंधित है। ठीक है, फिर पंडित कृष्ण राव की बात करें तो सितार वादक है और बिलायत खां भी सितार वादक है। पंडित कृष्ण राव और बिलायत खां क्या? सितार वादक। फिर किरण सदाशिव देश पांडे तबला वादक है। सखाराम पंत हमने देखे मृदंग वादक, किशन सदाशिव देश पांडे तबला वादक हैं। फिर अमजद अली खां ग्वालियर की और अलाउद्दीन खां मेहर बैंड के संस्थापक, ये दोनों के दोनों सरोद वादक हैं। ध्यान रखना है आपके लिए किनका नाम? अमजद अली खां ग्वालियर और अलाउद्दीन खाजी का नाम, ये सरोद वादक है। फिर उस्ताद अमीर खां इंदौर ख्याल गायक हैं। राजा भैया पूंछ वाले ग्वालियर ठुमरी और ध्रुपद गायन। कौन? राजा भैया पूंछ वाले ठुमरी और ध्रुपद गायन। ऊपर भी हमने देखा केशव नारायण आप्टे ध्रुपद गायन, राजा भैया पूंछ वाले भी ध्रुपद गायन के साथ साथ ठुमरी भी ध्यान रखें। गोविंदराव बुरहानपुर मृदंग वादक, हमने और भी मृदंग वादक देखे थे। नाना साहेब पानसे पखवाज के साथ मृदंग वादन का काम करते हैं। फिर शंकरराव पंडित ग्वालियर ख्याल गायन, कुमार गंधर्व देवास ख्याल वादन, इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। फिर बात करनी है मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति में लोक आभूषण की। तो सबसे पहले बात करेंगे सांकली की। दोस्तों चांदी से निर्मित गले में पहना जाने वाला आभूषण है सांकली, चांदी से निर्मित है, गले में पहना जाता है। नांग मोरी की बात करें सामान्यतः चांदी से निर्मित बाह में पहना जाने वाला लांग मोहरी हो गया। नांग मोहरी दोस्तों बाह में पहना जाता है और सांकली गले में पहना जाता है, दोनों ही चांदी से निर्मित है। फिर बनवरिया की बात करें तो चांदी से निर्मित कलाई में पहने जाने वाला आभूषण बनवरिया, सांकली गले में, नांग मोहरी बाह में, बनवरिया कलाई में। पाटला की बात करें चांदी से निर्मित कलाई में पहना जाने वाला आभूषण है जिसे धरक उआ भी कहा जाता है। कौन सा? पाटला, चांदी से निर्मित है, कलाई में पहनते हैं, इसे धरक उआ भी कहा जाता है। किसे? पाटला को। तो बनवरिया और पाटला दोनों चांदी से बने होते हैं, दोनों कलाई में पहने जाते हैं। नांग मोरी दोस्तों बाह में पहना जाता है, सांकली गले में पहना जाता है। और ये चारों जिनकी चर्चा आप तक कर चुके हैं चांदी से निर्मित है। फिर चुटकी की बात करें तो चुटकी बिछिया का ही प्रचलित रूप है जिसे पैरों में पहना जाता है, चुटकी को हम पहनते हैं पैरों में। बोर झेला की बात करें चांदी से निर्मित माथे पर पहना जाने वाला आभूषण है। फुल्ली की बात करें तो सोना चांदी गिल्ट से निर्मित नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। बोर झेला दोस्तों माथे पर पहनते हैं, फुल्ली को नाक में पहनते हैं और सोना चांदी गिल्ट से निर्मित होता है। तरकी या ठोकुआ की बात करें तो सोना चांदी पीतल या सस्ती धातु से निर्मित कान में पहने जाने वाला तरकी या ठोकुआ। लेरकी की बात करें तो कान में पहना जाने वाला, तो थरकी ठोकुआ और जो लेरकी है ये दोनों कान में पहने जाते हैं। फुल्ली नाक में, बोर झेला माथे पर। फिर तितली की बात करें तो कान के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला आभूषण है। छत्तीसगढ़ का मुंगेली इसका प्रमुख निर्माण स्थान है तितली का। ठीक, कान के ऊपरी भाग में पहनते हैं। मोहर की बात करें तो दोस्तों पुराने समय में सोने से निर्मित गले में पहने जाने वाला आभूषण है। इसमें एक मोहर का वजन 1 तोला या 10 ग्राम होता था, गले में पहना जाता था मोहर। फिर कलदार की बात करें तो मोहर की तरह गले में पहने जाने वाला आभूषण है। मोहर सोने से बनता था जबकि कलदार चांदी से निर्मित होता है। फिर खोटीला की बात करें तो दोस्तों सोने से निर्मित कान में पहना जाने वाला आभूषण है, इसे महिला और पुरुष दोनों पहनते हैं, खोटीला। फिर गलसनिया की बात करें भील जनजाति की महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के नगों और मोतियों को पिरोकर गले में पहने जाने वाली माला है गलसनिया। ठीक, भील जनजाति की महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के नगों और मोतियों को पिरोकर गले में पहना जाता है, ठीक, गलसनिया को। तागली की बात करें तो चांदी या गिल्ड से निर्मित जनजाति क्षेत्र में गले में पहना जाने वाला आभूषण है तागली।
ठीक। पुतली की बात करें तो सोने से निर्मित गले में पहना जाने वाला आभूषण, इसे महिला पुरुष बच्चे भी पहनते हैं, पुतली। हंसली की बात करें, विभिन्न कलाकृति जैसे पत्ते, फूल, नाम आदि अंकित कर गले में पहना जाने वाला आभूषण हंसली। पहुंची की बात करें तो नागमोरी आभूषण की तरह वजन में हल्का चांदी से निर्मित आभूषण है। छत्तीसगढ़ का रायगढ़ और चांपा इसके प्रमुख निर्माण स्थान है। पहुंची की बात चल रही है, याद रखना है, ठीक। विशेष तथ्य की बात करें तो दोस्तों भारिया जनजाति की महिलाएं अपने गले में सफेद मोती के गुच्छे और पीतल या लोहे की कड़ियों को पहनती हैं। गौड़ जनजाति की महिलाएं सफेद बांस के कंधों को अपने बालों के सजाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। इनको ध्यान रख लें। जो भारिया जनजाति की महिलाएं हैं सफेद मोती के गुच्छे और पीतल या लोहे की कड़ियों को पहनती हैं, ठीक। कौन? भील, भारिया जनजाति। दोस्तों भील नहीं, भारिया जनजाति ध्यान रखना है आपको यहाँ पर, ठीक। मैंने शायद भील बोल दिया होगा, आपको भारिया ध्यान रखना है कि जो भारिया जनजाति की महिला होती है वो सफेद मोती के गुच्छे और पीतल या लोहे की कड़ियों को पहनती हैं। और जो गौड़ जनजाति की महिलाएं होती हैं सफेद बांस के कंघों को अपने बालों के सजाने के लिए इस्तेमाल करती है, ठीक। सफेद बांस से कंघी बनाती हैं। कंघी आपने सुना है? उसकी बात चल रही है। सफेद बांस के कंघी को अपने बालों को सजाने के लिए इस्तेमाल करती गौड़ जनजाति की महिलाएं, ठीक। फिर दोस्तों अब बात हमें करनी है मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति में जनजातीय पुरस्कारों की। सबसे पहले बात करते हैं तुलसी सम्मान की स्थापना हुई थी 1983 में। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। क्षेत्र है लोक जनजातीय लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए पुरुष वर्ग को दिया जाता है तुलसी सम्मान 83 से 5 लाख रुपए इसमें पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए जाते हैं। और प्रथम प्राप्तकर्ता हरिकेशव और गिरजा प्रसाद और वर्तमान प्राप्तकर्ता कौन है? कालूराम बामनिया, वर्ष 2021। फिर देवी अहिल्याबाई सम्मान दोस्तों 1996 से मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा दिया जा रहा है जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं के लिए महिला वर्ग को। तुलसी सम्मान पुरुष वर्ग के लिए और देवी अहिल्याबाई सम्मान महिला वर्ग के लिए 5 लाख रुपए की राशि। प्रथम प्राप्तकर्ता तीजनबाई, वर्तमान प्राप्तकर्ता संजो बघेल, वर्ष 2021। फिर राज्य शिखर सम्मान दोस्तों ध्यान रखना है वर्ष 2016 आदिवासी एवं लोक कला के क्षेत्र में दिया जा रहा है। कब से? वर्ष 2016 से 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। वर्तमान प्राप्तकर्ता है सावनी बाई, वर्ष 2021। फिर जननायक कंटिया भील राज्य स्तरीय सम्मान 2008 से किसके द्वारा? जनजातीय कार्य विभाग वन्य प्रकाशन के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। क्षेत्र क्या है? शिक्षा और साहित्य गतिविधि, शिक्षा और खेल गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जनजातीय युवक युवतियों को दिया जाता है। राशि कितनी मिलती है? 3 लाख रुपए मिलती है। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? श्री राजाराम मौर्य, देवास। क्षेत्र क्या है? शिक्षा और खेल गतिविधियों के लिए। फिर रानी दुर्गावती सम्मान याद रखना है। देवी अहिल्याबाई सम्मान कब शुरू हुआ? 1996 में शुरू हुआ, महिलाओं को मिलता है जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं के लिए। जबकि रानी दुर्गावती सम्मान वर्ष 2008 में शुरू हुआ। किसने शुरू किया? जनजातीय कार्य विभाग वन्य प्रकाशन में। क्षेत्र क्या है? समाज सेवा, प्रशासन और उद्यमिता के क्षेत्र में जनजातीय महिला को दिया जाता है। 3 लाख रुपए की राशि मिलती है। विशेष तथ्य क्या है? वर्ष 2009 में श्रीमती भूरीबाई झाबुआ एवं श्रीमती दुर्गाबाई व्याम डिंडोरी को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया था रानी दुर्गावती सम्मान से, ठीक है। फिर वीर शंकर रघुनाथ शाह सम्मान 2008 में जनजातीय कार्य विभाग वन्य प्रकाशन ने इसकी स्थापना की थी या इसको शुरू किया था। और क्षेत्र के समाज सेवा, प्रशासन, उद्यमिता के क्षेत्र में पुरुष वर्ग को दिया जाता है वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह सम्मान 3 लाख रुपए की राशि। और इसी क्षेत्र में महिलाओं को रानी दुर्गावती सम्मान। ठक्कर बापा सम्मान की बात करें तो इसकी स्थापना भी 2008 में हुई थी। जनजातीय कार्य विभाग वन्य प्रकाशन के द्वारा दिया जाता है। क्षेत्र है गरीब, पीड़ित और पिछड़ी जनजाति समुदाय की सेवा के लिए किसी संस्था या व्यक्ति को दिया जाता है ठक्कर बापा सम्मान। 3 लाख रुपए की राशि मिलती है। इसमें गरीब, पीड़ित और पिछड़ी जनजातियों की सेवा के लिए मिलता है और ये किसी संस्था या व्यक्ति, ठीक। बादल हुई सम्मान भी 2008 में शुरू हुआ जनजातीय कार्य विभाग वन्य प्रकाशन के द्वारा। क्यों? सामाजिक क्षेत्र में अदम्य साहस और वीरता के लिए जनजातीय महिला, पुरुष, बालक, बालिका को बादल हुई सम्मान दिया जा सकता है। राशि है 3 लाख रुपए। तो जनगण श्याम सम्मान की बात करें तो 2008 में शुरू हुआ जनजातीय कार्य विभाग वन्य प्रकाशन के द्वारा। परंपरागत एवं सृजनात्मक जनजातीय कला एवं शिल्प के क्षेत्र में जनजातीय महिला या पुरुष को दिया जाता है 3 लाख रुपए का पुरस्कार। अब दोस्तों हाल ही में पद्मश्री प्राप्त
मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व की चर्चा कर लेते हैं। भूरी बाई को मिला था 2021 में पिथौरा भील चित्रकला के लिए। अर्जुन सिंह धरबे को मिला था 22 में परधौनी बैगा नृत्य के लिए। दुर्गाबाई व्याम को मिला था 22 में डिगना गौड़ चित्रकला के लिए। जोधैया बाई को 23 में बैगा चित्रकला के लिए। श्रीमती शांति एवं रमेश परमार को 2023 में गुड़िया शिल्पकला के लिए। अब बात करते हैं विगत वर्षों में आयोग के इर्द गिर्द। तो दोस्तों आयोग पूछ चुका है, प्रश्नों की यहाँ पर चर्चा की जा रही है और फैक्ट को यहाँ पर लिया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पूछा गया था भड़म नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो भारिया। फिर बिरहा आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय गीत है। किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का है? तो बिरहा गौंडों का है। मानवरा त्योहार किसके द्वारा? गौंड के द्वारा। धैला अघैला और बीदड़ी त्योहार किस जनजाति द्वारा? गौंड के द्वारा। दोस्तों भगोरिया पर्व त्योहार किससे संबंधित है? होली से है। भगोरिया पर्व कहाँ मनाया जाता है? झाबुआ में। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में फिर क्या था? मध्य प्रदेश में जनजाति भगोरिया उत्सव के लिए कौन सी जानी जाती है? तो भील जनजाति। फिर दीवार पर मिट्टी से बनाई गई नोह डोरा अलंकरण की विशेषता किस जनजाति की विशेषता है? गौड़ जनजाति की विशेषता है नोह डोरा अलंकरण, मिट्टी से दीवार पर बनाते हैं। फिर नए अनाज के प्रथम उपयोग का त्योहार कहलाता है नवाखाई या नवाई। पर दोस्तों सागर के आंचलिक क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नाट्य प्रचलित है? मौनी नृत्य प्रचलित है। काठी क्या है? काठी एक लोक नृत्य है। नागमोरी कहाँ पहनने वाला आभूषण है? किससे बनता है? बाह में पहना जाता है, चांदी से बनता है। इनकी चर्चा हमने कर ली है। अब बात करते हैं गोवा प्लान को साकार करने वाले तथ्यों की। तो दोस्तों कोठी नृत्य या नाट्य करने वाले को हम कहते हैं भगत। कौन सा? कोठी नृत्य या नाट्य जो परफॉर्म करता है उसे भगत कहा जाता है। दोस्तों गणगौर में दो तरह के नृत्य होते हैं, एक नृत्य को झालरिया और दूसरे नृत्य को झेला कहा जाता है गणगौर में। दोस्तों झालरिया लोक नृत्य में रनुबाई पार्वती देवी को रथ पर स्थापित किया जाता है, जबकि झेला में रनुबाई को सर पर रखकर नृत्य किया जाता है। अंतर समझ में आया? तो दोस्तों राय के प्रमुख कलाकार राम साहेब पांडे सागर से हैं, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। ध्यान रखना है राम साहेब पांडे का संबंध राय नृत्य से, और कहाँ के रहने वाले हैं? सागर के रहने वाले हैं। फिर दोस्तों 15वीं शताब्दी में रचे छिताई चरित्र में राय नृत्य का उल्लेख है, और 16वीं शताब्दी में रचे गए मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत और आचार्य केशव के लिखे गए महाकाव्य रामचंद्रिका में भी राय का उल्लेख है। तो इन दो बिंदुओं को और 3 ग्रंथों को आप राय के संबंध में देख लें। छिताई चरित्र में भी उल्लेख है, पद्मावत में भी उल्लेख है, और रामचंद्रिका में भी राय नृत्य का उल्लेख है। पर बधाई नृत्य में दोस्तों बाजी बधैया अवधपुर में गीत का खूब प्रचलन है। किस नृत्य में? बधाई नृत्य में बाजी बधैया अवधपुर में एक गीत की पंक्तियां लिखी हुई हैं जो बधाई नृत्य में अक्सर बजाया जाता है। ठीक है। पर मोनिया नृत्य को दोस्तों बरेदी या दीवारी नृत्य भी कहा जाता है। मोनिया नृत्य में कविता कहने वाले व्यक्ति को दीवारी कहते हैं। दोस्तों बिरहा नृत्य बघेलखंड में प्राय गौड़ जनजाति द्वारा किया जाता है। दोस्तों गौड़ नृत्य मुड़िया जनजाति द्वारा अनूपपुर और शहडोल के कुछ क्षेत्रों में किया जाता है। कौन सा? गौड़ नृत्य मुड़िया जनजाति द्वारा अनूपपुर शहडोल में। ठीक। कर्मा नृत्य की उत्पत्ति करमसनी देवी या भगवान कर्मदेवता से हुई है, याद रखना है। और दोस्तों जो मादर और दफला है संगीत वाद्य यंत्र, इनकी चर्चा हम कर चुके हैं। गोदम बजा में दोस्तों 12 सिंगा का सींग लगा होता है, इसलिए इसे सींग बाजा भी कहते हैं। दोस्तों पबई और भोडू कोरकू जनजाति के बांसुरी जैसे सुशील वाद्य यंत्र हैं। फिर देवी अहल्याबाई सम्मान जनजातीय लोक परंपराओं कलाओं के लिए महिला वर्ग को प्रदान किया था। कौन सा? देवी अहल्याबाई सम्मान। शुरुआत का हुआ था 1996 में शुरू हुआ था। किस क्षेत्र में दिया जाता है? जनजातीय लोक पारंपरिक कलाओं के लिए महिला वर्ग को प्रदान किया जाता है। तो वर्ष 2024 में पद्मश्री से संबंधित कालूराम बामनिया भजन गायक मध्य प्रदेश के देवास जिले से संबंधित हैं। कालूराम बामनिया किस जिले से संबंधित? देवास से संबंधित है। 24 में पद्मश्री मिला था। फिर निमाड़ अंचल का ठोठिया नाटक में कलाकार और दर्शक दोनों महिलाएं होती हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने भी हैं उनकी चर्चा हम अलग से अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है। एक साथ जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बचे हुए हैं, तब अंत में फिर हम बात करते हैं दोस्तों जनजाति फटाफट की। इसको भी हम अगले वीडियो से शुरुआत करेंगे, ताकि एक सेपरेट वीडियो में जो जल्दी से रिवीजन करने वाले टॉपिक हैं उनको एक साथ कवर किया जा सके। ठीक। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, और तब तक ना रुकें दोस्तों जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।